अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग पब्लिक। मैं हूं हरमीत सिंह और मेरे साथ हैं अफजल। और आपके साथ जो स्क्रीन शेयर हम वैसे तो नॉर्मली लाहौर इस्लामाबाद से करते हैं, लेकिन आज जो फ्राइडे हैप्पीनेस है ना, वो हम एक साथ स्क्रीन पे शेयर कर रहे हैं। ये जो $100 स्माइल आप मेरे फेस पर इनके फेस पे देख रहे हैं जनाब, आपने इसी से अपने दिन का आगाज करना है आज, क्योंकि इट्स द लास्ट डे ऑफ द वीक। और आगे जो वीकेंड है हरमीत, उसमें तो आपको पता है सबसे ज्यादा जो चीज जोरों पे है वो है ईद। और बहुत सारे काम ऐसे पड़े हैं जिनको करना है और बहुत सारे कामों को निपटाना है, क्योंकि आने वाली है ईद। और फिर दूसरी बात सुहा, जैसे ईद करीब आती है तो फिर भाई कोशिश होती है लाहौरी, खासकर जो लाहौर में लोग रहते हैं, मुख्तलिफ गांव देहातों से शहरों से आए लोग हैं, इसी तरह इस्लामाबाद की मैं बात करूँ, रावलपिंडी की मैं बात करूँ और कराची की बात करूँ, सबको इंतजार होता है कि भाई ईद की छुट्टियाँ घर में गाँव में अपनों के संग गुजारनी है। तो बड़ी प्लानिंग है और बड़ा मसरूफ तरीन हफ्ता ये आने वाला है। दरअसल ये हरमीत पाजी अपनी बात कर रहे हैं। आपको पता है ये जो परदेसी होते हैं ना, ये बस कभी लाहौर कभी इस्लामाबाद, लेकिन अल्टीमेटली इन इवेंट्स पे और ये जो हमारे त्यौहार होते हैं इन पे अपने घरों पे जाना होता है। वैसे एक यूजुअली चीज़ आप भी देखते होंगे, आप लाहौर की अगर हम खास तौर पे बात करें हरमीत, तो जैसे हू का आलम नहीं होता ईद त्यौहार पे, मतलब सारे परदेसी जो इर्द गिर्द से आए होते हैं, बच्चे जो पढ़ने के लिए आए होते हैं यूनिवर्सिटी कॉलेज स्कूल्स के, जनाब वो सब वापस चले जाते हैं अपने आबाई गाँव, अपने आबाई घर। वैसे सोहा यहाँ पे फिर भी आपको ना थोड़े बहुत इंसान नजर आएंगे इस्लामाबाद में, बिल्कुल, क्योंकि वहाँ पे आप वहाँ पे आपको ज़्यादा जानवर बहुत ज़्यादा होते हैं और फिर मुख्तलिफ जंगलात भी ज़्यादा हैं, तो वहाँ पे सूअर जो है वो आपको नज़र आएंगे मुख्तलिफ सड़कों पर बड़ी लाइन बना के। तो ये वाला सीन बड़े मज़े का होता है और बहुत से, क्योंकि मैंने काफ़ी ईद के दिन होते थे और रिपोर्टिंग के लिए किसी न किसी को कुर्बानी देनी होती थी और मुझे कहा गया था भाई मेरे ब्यूरो चीफ की जानिब से कि भाई पाजी आपने ना वैसाखी सेलिब्रेट करनी है, तो छुट्टियाँ जो हैं उसमें हम आपकी हेल्प करेंगे और ईद होगी तो आपने हमारी हेल्प करनी होगी। तो यही सूरत हाल मैंने बड़ी देखी, लेकिन एक खूबसूरत मनाजिर भी होते हैं और चहचहाट चिड़ियों की। आपने बहुत एंजॉय करना है। आप देखिए, अगर इन ईद के त्योहारों की बात करें तो आजकल घर की जो हैपनिंग है ना, उससे हम आगाज कर लेते हैं कि भाई आपने घर पे भी एक दूसरे की मदद करनी है। मर्द हजरात और बच्चे आजकल मवेशी मंडियों को विजिट कर रहे हैं और आपको पता है खवातीन सब्जी मंडियों का विजिट कर रही है। भाई घर में आपने सब कुछ इकट्ठा करना है, तमाम मसाला जात, और फिर ईद का त्योहार खुशी के साथ। अच्छा, मसालों की बात आपने जो की ना, तरह तरह के मसाले इकट्ठे किए जाते हैं खासकर। और एक और चीज मैंने बहुत सारे ऐसे खवातीन को देखा है जो मसाले की जो तैयारी है वो घर में खुद करती हैं। कहते नहीं हमें बाहर का अच्छा ही नहीं लगता, हमने तड़का लगाना है, हमने कढ़ाई बनानी है। हमारे भी तो देखिए ना, एडवर्टाइजिंग कंपनीज जितनी भी है वो तो ऐसे कहती है कि इसके अलावा तो कोई और हल ही नहीं है आपके पास ना, कि सारे मसालों का एक ही मिक्सचर वो पैकेट डालो अंदर। लेकिन आपको पता है जो खूबसूरती और जो टेस्ट और जो लज्जत घर के मसालों से बने खाने की आती ना, हमने तो इमेजिन करना शुरू कर दिया कि हमने ईद पे क्या क्या बनाना है और क्या क्या खाना है। बट ऑल दो अगर आपकी ईद की तैयारी हो गई है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं हुई तो टाइम बहुत कम है, मुकाबला बहुत सख्त है। भी ईद की तैयारी करें और हमें भी अपनी तैयारी में जरूर शामिल करें। और हमारी ट्रांसमिशन देखनी भी नहीं भूलनी आपने जनाब। ईद पे हम भी खुसूसी ट्रांसमिशन लेकर आपके सामने आएंगे और ईद आपके साथ मनाएंगे। लेकिन आज के प्रोग्राम यानी फ्राइडे की अगर हम बात करें तो वी हैव सो मेनी थिंग्स to discuss with you guys. So let's talk about top of the all। हमने अपने टॉप स्टोरी पर जाने से पहले या डेली डोज पर जाने से पहले आपको पता है कि हमने पिछले 2-3 दिन से एक चीज़ का फॉलो अप मुसलसल आपको दे रहे थे। टाइटैनिक की अगर हम बात करें, वो आप दोस्त जो जेरे पानी इस वक्त आपको पता है 13,000 फीट की गहराई में गई, सिर्फ और सिर्फ टाइटैनिक का मलबा देखने के लिए, जिसमें 5 लोग सवार थे, इसमें 2 पाकिस्तानी भी थे। अब इस चीज़ की तस्दीक कर दी गई है कि वो जान की बड़ी अफसोसनाक खबर है। अगर मैं सोशल मीडिया पर भी देख रहा हूँ, आप देख रहे हैं कि जिस तरह हमने इससे पहले ही बताया था कि बरतानिया के अमीर तरीन शख्स भी थे, इसी में फ्रांस और दीगर ममालिक के लोग भी शामिल थे। लेकिन अगर मैं पाकिस्तानी जो हमारे पाकिस्तानी थे और कमाल का उनका बिजनेस है, और अगर हम देखें तो शहजादा दाऊद और उन्हीं के साहिबजादे जो थे वो भी इसमें शामिल थे। और अगर हम देखें तो 1975 में वो रावलपिंडी में पैदा हुए शहजादा दाऊद, और एक बहुत बड़ी फैमिली थी। और मैंने एक और चीज़ जो देखी है सोहा, वो ये है कि इस फैमिली के बहुत सारी खिदमात हैं और वो खिदमात ही हैं कि इन्होंने स्कूल्स, हॉस्पिटल्स और बहुत सारे जो लोग थे जो बेरोजगार थे उनको रोजगार फराहम किया। पाकिस्तान के अगर मैं बात करूँ टैक्स के हवाले से तो एक बहुत बड़ी फैमिली है टैक्स पेयर। और इसी के साथ साथ अगर मैं इनकी एक कंपनी की आमदन की बात करूँ तो 2020 में इनकी एक कंपनी की जो इनकम थी वो $860 मिलियन थी। आप अंदाज़ा लगा लें। लेकिन आप ये देखें, एक तरफ दो रुख, आप एक तरफ हम देख रहे हैं कि लोग जा रहे हैं सिर्फ और सिर्फ पैसे देके कि हमने बाहर जाके कुछ अच्छा रोज़गार हासिल करना है, जाके अपना मुस्तकबिल को रोशन बनाना है। तो दूसरी तरफ हम ये देखते हैं कि अपने बेटे के हमरा इस टूर को यादगार बनाने के लिए
करोड़ों रुपए जो है शहजादा दाऊद और दीगर दोस्त जो है वो मिलके देते हैं और उनकी कोशिश होती है कि हाँ इस मोमेंट को किस न किस तरीके से यादगार बना दिया जाए। अच्छा हरमीत, एक और चीज़ जो कि सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा इस वक्त गर्दिश कर रही है, मैं उसको थोड़ा सा एड्रेस करना चाहती हूँ। अगर आप ये हम बात करें यूनान की और हम उस कश्ती डूबने की बात करें तो लोग कह रहे थे कि वो गरीब हैं, गुर्बत के मारे रोज़ी कमाने के चक्रों में गैर कानूनी तरीके से एक दूसरे मुल्कों में जाके पैसा कमाने की गर्ज से ये एजेंट्स जो है ये माफिया एक्टिव और इस तरह के लोगों को बाहर भेज देते हैं, वो पानी में डूबे और मर गए। ठीक है, और उसके बाद अब लोग ये बात कर रहे हैं कि जहाँ आपके पास बहुत पैसा हो तो भी आप पानी में डूब के मरते हैं, गरीब हो तो पानी में डूब रहे हैं, और अगर आपके पास बहुत पैसे तो भी आप पानी में डूब रहे हैं। ये जो मौत है ना ये आपको वहाँ ले जाती है जहाँ जाना होता है। बट ऑल दो हम इस बात पर अगर हम उनकी फैमिली की बात करें तो हमारी जो दुआएं खैर हैं वो उनके साथ है। इस साल सवाब के लिए उनके लिए खुसूसी दुआ करें, बिकॉज एंग्रो फूड्स एक बड़ा नाम है पाकिस्तान का। 15 करोड़ की अगर सिर्फ टिकट्स है तो वो टिकट्स लेकर अगर वो ज़ेरे ज़मीन ज़ेरे पानी गए और वो ये एक्सपीरियंस करना चाहते थे तो आप ये देखिए कि एक्सपीरियंस उस कंपनी का ऑनर यानी उस कंपनी का CEO भी करना चाहता था। तो जहाँ पे इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी आ चुकी है, दुनिया इतनी आगे जा चुकी है, तो इस तरह की चीज़ें नॉर्मली होती रहती हैं। वो स्पेस पे जाना हो, चांद पे जाना हो या ज़ेरे आप जाना हो, तो ये चीज़ें दुनिया में चलती रहती हैं। हाँ, मौत बरहक है, जहाँ आ जाए, जब आ जाए, जिस वजह से आ जाए, जिसके साथ आ जाए। खैर हम दुआएं खैर कर सकते हैं जो कि हम कर रहे हैं। इस हमने आपसे भी बात की और आप सोशल मीडिया निकाल के देखें, जहां भी आप देख रहे हैं इस बारे में तो तनकीद ना करें और इस चीज़ को एक्सेप्ट करें और इससे ज़िंदगी का जो सबक मिलता है वो ज़रूर सीखें। हम प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़कर हमने चूँकि अब ईद आ रही है तो ईद के हवाले से हम बात तो कर रहे हैं, लेकिन हमने मौसम भी आपको बताना है कि मौसम जो है वो कैसा रहेगा। अच्छा, वैसे मौसम से ना मुझे इंडिया की वो याद आ जाती है, वो जो न्यूज़ कास्टर है छतरी पकड़ के मौसम का दे रही थी, बड़ा ड्रामा उन्होंने किया, हम कहते हैं कि पीछे हवाएं चलाना शुरू कर दे, मैं और हरमीत भी उड़ना शुरू कर देते हैं। लेकिन इसमें कोई शक नहीं है सोहा, अगर गर्मी की मैं बात करूं, जिस तरह गर्मी मुख्तलिफ शहरों में, और हम अगर लाहौर की बात करें, हम अगर इस्लामाबाद रावलपिंडी की बात करें, कराची की बात करें, दीगर इलाकों की बात करें, सिंध अंदरूनी सिंध की बात करें और फिर इसी तरह साउथ पंजाब की बात करें तो शदीद गर्मी है। लेकिन अब जैसे जैसे ईद करीब आ रही है, क्योंकि हम ये सोच रहे थे कि भाई कुर्बानी करनी है और फिर मज़े मज़े की कढ़ाइयाँ भी छकनी है, तो उसके लिए मौसम जो है वो बड़ा औसम होने वाला है। और अब जो खुशखबरी है वो ये है कि बारिशों का सिलसिला 25 तारीख से यानी 25 जून से शुरू होगा और ये सिलसिला 30 जून तक रहेगा। तो मेरे ख्याल में जो ईद है ये बड़ी खुशगवार गुजरेगी और जो जिस किस्म से तेजी से गर्मी, और दूसरी जानिब हम देख रहे हैं कि लोड शेडिंग बड़ी ज्यादा है। हाँ, 8-6 घंटे बिजली गायब। लोड शेडिंग से आपने मुझे दुख याद करा दिया। एक तो आपको पता है कि ईद की ट्रांसमिशन चल रही है आजकल, हम लोग तैयारियां कर रहे हैं ईद की लेके, और ईद की ट्रांसमिशन कैसे करनी है, कौन गेस्ट होगा, आपसे किसकी मुलाकात करानी है, तो हम लेट जरा ऑफिस रुकते हैं। लेकिन रात को जब आप घर पहुंचे तो आपको इस बात का अंदाजा हो कि लाइट ही नहीं आ रही है। तो ये मौसम एक वाहिद चीज़ है जो शायद ठंडी हवा के झोंके के तौर पर आपकी ईद को थोड़ा रिफ्रेश कर दे। लेकिन मूनसून का जो स्पेल है जो कि दाखिल होने जा रहा है, और ईद पर आप बारिशें देखेंगे। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, चकवाल, सियालकोट और झेलम, ये कुछ ऐसे इलाके हैं जो इसकी जो है वो जद में आएंगे। बट ऑल दो आपकी जो एहतियात है वो लाजिम व मलजूम है। और एक और चीज़ इसका ख्याल रखना है सोहा, जो लाजिम है, ईद आती है, चाहे वो अगस्त का महीना है, 14 अगस्त का महीना आता है, तो हम देखते हैं कि छुट्टियाँ मिलती हैं। इस बार भी छुट्टियाँ कुछ ज़्यादा है और बहुत लोग कोशिश करते हैं मुख्तलिफ इलाकों में जाने की। लेकिन एक चीज़ का ख्याल आपने लाजमी रखना है, क्योंकि हम देखते हैं कि जिस तरह स्लाइडिंग रोड पे या दीगर इलाकों में या पहाड़ी तोदे गिरते हैं, तो उसका भी ध्यान रखने कोशिश करनी है। उस जगह के हवाले से आपने देखना है कि बारिशों का सिलसिला, फिर रोड किस किस्म की है, और इसी तरह आपने ये भी ध्यान देना है क्योंकि हम सवात, स्कर्दू, गिलगित, कश्मीर, दीगर इलाकों की अगर मैं बात करूँ तो ये वो इलाके हैं जहाँ पर लोग कोशिश करते हैं कि ईद जो है चाहे उसको मज़ीद खूबसूरत बनाने के लिए, अच्छे मोमेंट्स को वहाँ पर एंजॉय करने के लिए जो है लोग वहाँ जाते हैं। तो इन चीज़ों को भी एहतियात करें, क्योंकि हमने देखा है कि माजी में जब लोग यहाँ से निकलते हैं एक तो रश बहुत ज़्यादा होता है, ट्रैफिक जैम होता है। तो इन सारी चीज़ों का ख्याल रखना और कोशिश करना है, क्योंकि फैमिली के हमरा जब आप जाते हैं, बच्चे आपके साथ होते हैं, तो फिर मसाइल भी बहुत ज़्यादा होते हैं। तो किसी भी हादसे से और वाक़े से बचने के लिए ये एहतियाती तदाबीर जो है वो छुट्टियों के दौरान, वेकेशंस पर जाने के दौरान जो है वो ज़रूर कीप इन माइंड रखें और इसको प्रैक्टिस भी करें। सो हमने अब आपसे डेली डोज भी शेयर करने हैं और टॉप स्टोरीज भी, जिसके लिए हमारे पास अभी कुछ घंटे हैं, मतलब 1-1.5 घंटा है। इसमें बहुत सारी चिट चैट करेंगे आपसे, लेकिन अभी एक क्विक सी ब्रेक लेनी है। वापस आएंगे इस ब्रेक के बाद। आप देखते रहिए प्रोग्राम जिसे हम कहते हैं गुड मॉर्निंग पब्लिक।
वेलकम बैक। और फिर सोहा हमेशा ये बात करती रहती है कि डेली डोज, और ये सबका फेवरेट है, मेरा तो फेवरेट है हाँ लेकिन सबका फेवरेट है क्योंकि हमारी जो टीम है, और ये क्रेडिट उनको जाता है कि दुनिया के मुख्तलिफ इलाकों से, मुख्तलिफ शहरों से, मुख्तलिफ ममालिक से मज़े की खबरें लेके आते हैं और फिर हम आपके साथ शेयर करते हैं। एडवांस भी कि टेक्नोलॉजी कहाँ पर एक्सपैंड कर रही है और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कितनी एक्टिव हो गई है, रिकॉर्ड कहाँ बन रहा है। आपके अंदर कोई टैलेंट है तो आप उसको बाहर निकाले, लेकर आए और उसको भी कोई रिकॉर्ड का हिस्सा बनाए। बट ऑल दो लेट्स टॉक अबाउट आवर डेली डोज ऑफ फ्राइडे ऑफ गुड मॉर्निंग पब्लिक। पहली खबर आपको देते हैं। पहली खबर जो है ना, देखिए आ गई ना टेक्नोलॉजी की खबर। अब आप रेस्टोरेंट्स पे जाएं, नॉर्मली पाकिस्तान में तो खैर ये चीज़ ज़्यादा प्रैक्टिकल नहीं है, लेकिन दीगर ममालिक में अगर आप जाएं तो आपने देखा होगा कि आपके सर्विंग के लिए भी, आपको वेलकम करने के लिए और बहुत सारी मुलाजमतों के लिए अब रोबोट रखे गए हैं। ये एक बड़ा दिलचस्प वाक़या हुआ किसी रेस्टोरेंट में, जहाँ पर आए ग्राहक, आपको पता है नॉर्मली कस्टमर्स जो आते हैं वो खाना खाने या चाय कॉफी पीने के लिए आते हैं, और रोबोट से आपको पता है आप एकदम देख के ना इंटरेक्शन करने की कोशिश करते हैं। बच्चे बड़े नई चीज होती है, आप सोचते हैं कि इससे भी गुफ्तगू की, इससे भी बात की जाए, और बच्चे आपने बात दुरुस्त की के छेड़ते भी हैं, तंग भी करते हैं, मजा भी लेते हैं। बच्चों को तो रोबोट्स वैसे बड़े पसंद है ना, मगर अगर आप बात करें पाकिस्तान में तो बहुत सारी यूनिवर्सिटीज कॉलेज अब जाके उन्होंने रोबोटिक्स बाकायदा एक सब्जेक्ट के तौर पर लॉन्च किया कि बच्चों के इंटरेस्ट की वजह से। तो खैर एक रेस्टोरेंट था, वहाँ पर कुछ कस्टमर्स गए खाना खाने के लिए, आगे से वेलकम करने के लिए कौन था? ऑब्वियसली रोबोट था। रोबोट ने वेलकम किया और आपको पता उन्होंने छेड़छाड़ शुरू कर दिया। अब कस्टमर्स भी लोग पाकिस्तानी टाइप होंगे जो हर चीज से छेड़खानी जरूर करते हैं, और ये अच्छी बात भी है, टैलेंट है भाई, ये पूरा एक टैलेंट है किसी को छेड़ना, कॉन्फिडेंस पूरा होना चाहिए। लेकिन आगे से रोबोट ने क्या रिएक्शन दिया, गेस व्हाट? उन्होंने कहा प्लीज ऐसे मत करें, मेरी मुलाजमत चली जाएगी, मुझे इतना मत छेड़ें या मुझे इतना रिएक्ट मत करें। तो बेसिकली ये जो है ना, ये रिएक्शन रोबोट की तरफ से मैं एक और चीज जो हमेशा हम ये बात करते हैं, हम देखते हैं कभी रोबोट जो है वो डिलीवरी बॉय बन जाता है, कभी वो किसी और जगह हमें पेट्रोल पंप पे हमें नजर आता है पेट्रोल डालते हुए, और रेस्टोरेंट में वेटर की सूरत में नजर आता है। लेकिन आप ये अंदाजा लगा लें कि हम हमेशा ये बात करते हैं ना कि हमें शायद खतरा होता है कि हाँ जल्दी करना है, जॉब करनी, काम पे पहुंचना है, लेकिन यहाँ रोबोट भी वही दर्द सर उसका यही है कि बॉस गुस्से में हो जाएगा, मैंने काम करना है, मुझे छोड़ दो, मुझे माफ़ी दे दो। लेकिन बच्चे हैं, शरारती हैं और तंग भी करते हैं। लेकिन टेक्नोलॉजी हम देखते हैं कि बड़ी तेज़ी से चीज़ें और जिद्दत भी आ रही है, और मेरे ख्याल में होना भी चाहिए। और ये चीज़ें जिस तरह आप फरमा रही हैं कि पूरी दुनिया में तो हम ये चीज़ें देख रहे हैं, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता अगर पाकिस्तान की तरफ ये टेक्नोलॉजी आती है तो हमें भी खुशी होगी, और कहीं ना कहीं हमारे जो शरारती बच्चे हैं ना वो ज़्यादा तंग करेंगे। लेकिन मैं आपको इसे एक बात बताऊं, मैं इस बात को करके आगे अगली खबर पर जाऊंगी कि अपना दिमाग थोड़ा तेज़ करें और कुछ एक्स्ट्रा काम करने की कोशिश करें। अगर आपकी जगह ये रोबोट्स या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ले ली तो भाई आप क्या करेंगे, आपकी मुलाजमतें तो फिर ये ले लेंगे। तो उस दिमाग को जब अपना कॉग्निटिव प्रोसेस जो है थोड़ा तेज़ करें, कोई बिजनेस करने के बारे में सोचें। अगर अपॉर्चुनिटी नहीं है, और यंगस्टर्स जो हमें देख रहे हैं हमेशा कहते हैं भी क्या करें, मुलाजमत नहीं मिलती और काम नहीं है एंड ऑल दैट, कोई ना कोई आइडिया सोचें, उस पर काम करें और उस पर बिल्ड करें। आजकल तो सोशल मीडिया, आपका कोई आइडिया क्लिक कर जैसे आप वायरल भी हो जाते हैं, पैसे भी कमाने के बहुत सारे तरीके हैं। तो बगैर इन्वेस्टमेंट के भी आप कुछ ना कुछ कर सकते हैं। रोजी कमाने का सोचें, थोड़ा दिमाग चलाएं। अगली खबर हम आपको देते हैं जो अगेन हरमीत दिमाग चलाने की ही है। ऐसी कौन सी गेम है वैसे आप मुझे बताएं जो कहते हैं कि वो सारे की सारी दिमाग से चलती है, और उसमें बड़ा दिमाग ज्यादा चलता है, और मैंने देखा है कि वो बड़े बड़े बादशाहों की गेम है। और पॉलिटिक्स अगर आपने करनी है, सियासत करनी है, तो भैया उसको कहते हैं शतरंज। और ये शतरंज का मुकाबला जो है ये हुआ है यूईटी में, चैंपियनशिप हुई है बताएगा भाई। और मैं अगर देखूं तो वाकई ये माड़े लोगों का काम नहीं है, मतलब अगर आपका दिमाग से फारिग है तो भैया माफी दे दो, आप ये नहीं कर सकते। लेकिन शतरंज आप खेलने के लिए बैठे तो आपको कौन सा मोहरा कहाँ रखना है, कौन सा कहाँ चाल चलनी है, ये सारी चीजें जो है बड़ी सोच समझ के करनी पड़ती है। बट ऑल तो बहुत सारे लोग बड़े इसके शौकीन भी होते हैं, यकीन करें मैंने लोगों को इसकी एडिक्शन में भी देखा। बिल्कुल हाँ। और एक और चीज जो मैंने देखी है सुहा, इसमें सालों साल गेम चलती है, और लोग जो हैं अगर आप किसी और शहर गए फिर आए फिर वही गेम करने, तो ये मैंने बहुत सारी ऐसी चीज़ें देखी हैं। और बाकायदा आपने जो बात की, हम मुख्तलिफ पूरी दुनिया के गेम अगर मुकाबले भी इस पे होते हैं, लेकिन ख़ास कर अगर हम माजी में जाते हैं और तारीख़ को पढ़ते हैं तो फिर भी तारीख़ का हिस्सा रहा है। और इसी तरह चाणक्य के हवाले से एक बहुत बड़े सियासतदान, पॉलिटिक्स में उसका कमाल का नाम था, और बहुत सारी किताबें चाणक्य और उसकी चालाकी के हवाले से, पॉलिटिक्स में कैसे अपनी चालाकियाँ करनी है, कैसे आपने आगे मात देके बादशाह के तख्त को तख्त नशीन होना है और उसको साइड लाइन पे करना है। तो उस ज़माने से ये चीज़ चली आ रही है, और आज भी हम देखते हैं पूरी दुनिया में। और आपने दुरुस्त ये बात की कि लोग जो हैं खासी काफ़ी मकदार में, और लोग दिमाग का जो इस्तेमाल करते हैं वो बैठे होते हैं भाई कि आज हमने ये करना है तो परसों
परसों फिर ये दाव लगाना है। और आपकी ये बात बिल्कुल ठीक है कि इस गेम में आप अगर घुस जाए ना तो ये गेम इतनी लंबी भी चल सकती है कि आपके कई साल भी लग सकते हैं, लेकिन अगर आपका दिमाग तेज चलता है तो एक ही वार से आप तो चित करते हैं अगले बंदे को। बट ऑल दो ये मुकाबला हुआ यूईटी में और ये अच्छी बात है कि लाहौर में हुआ है, और फिर ये अच्छी बात उससे भी ज़्यादा है कि यूनिवर्सिटी में हुआ है, तो वहाँ पे बच्चों ने पार्टिसिपेट किया, टीचर्स भी पार्टिसिपेट किया, फैकल्टी ने बड़ा अच्छा कंट्रीब्यूट किया। तो एक हेल्दी एक्टिविटी थी जो कि यूनिवर्सिटी में होनी भी चाहिए, जिससे आपका दिमाग भी चले और खेल का खेल भी हो जाए। अगली खबर पर चलते हैं। अगला डेली डोज आपको देते हैं जो कि बेसिकली हरमीत बारी से पूछना पड़ेगा बिकॉज हम कश्मीर की बात करने लगे, लेकिन अगर हम शांगला की बात करें या इनके एरियाज़ की बात करें तो वहाँ पे इन्होंने ये चीज़ ज़रूर एक्सपीरियंस की होगी, आपने बज़ाहिर पिक्चर्स भी देखा होगा। खुम्बियाँ जो है हरमीत वो इन एरियाज़ में बहुत ज़्यादा होती हैं, और कश्मीर की ख़ास तौर पर खुम्बियाँ जो है वो बहुत ज़्यादा मशहूर है। मतलब अगर हम बात करें तो ये फ़ी किलो 30,000 इंडियन रुपीज़ की मैं बात कर रही हूँ, जिसमें मिलती हैं, जो कि एक्सपेंसिव भी हैं, लेकिन ये खाने में कैसी होती है, इसका टेस्ट कैसा होता है? वैसे मुझे ना एक और चीज़ जो मैंने देखा है इसमें खुम्बिया, क्योंकि जैसे जैसे बारिशों का महीना आता है तो हमारे इलाके भर जाते हैं इससे, और फिर लोग जो है ज़्यादा कोशिश करते हैं क्योंकि मुख्तलिफ़ तरीके से इसका पकाना है, देही इलाकों में मुख्तलिफ़ तरीक़ों से इसको बनाया जाता है और टेस्ट इसका बड़ा मज़े का होता है। और मुझे याद है क्योंकि मेरे घर के पास जितने भी खेत खलियान है तो वहाँ से तो मुझे ये बड़ी, लेकिन एक और चीज़ जो मैंने इसमें देखा है, जहरीली खुम्बियाँ भी होती हैं, लेकिन अब गांव वालों को इतना एक्सपीरियंस है सुहा कि उनको पता चलता है, दूर से देखते हैं हाँ ये नहीं ये वाली है, और इसमें छोटी साइज में छोटी लेकिन वो बड़े गोल मटोल सी होती है, वो उसका स्वाद जो होता है वो बड़ा टेस्टी होता है। तो हम देख रहे हैं कि कश्मीर और या सवात या शांगला के जो पहाड़ी इलाके हैं इनमें यही दिन होते हैं जब बारिश आती हैं तो फिर खुम्बियाँ उसकी जो तलाश है वो लोग जाके ढूंढते हैं। थोड़ा सा मेहनत का काम है, लेकिन बहुत सारे ऐसे जगह हैं जहाँ से बड़े आसानी से आपको मिल जाती है, और फिर आप गांव या शहर की तरफ लेके आते। और वैसे इसका जो है फ़ी किलो के हिसाब से अगर आप लें या आप 30,000 रुपए इंडियन हम बात तो भाई बहुत महंगा भी है इसका, अगर आपने इसका टेस्ट लेना है, स्वाद लेना है, चखना है। लेकिन आपको पता है हरमीत, इसको बड़ी रिफाइंड फॉर्म में अगर हम देखें ना तो रेस्टोरेंट में खासतौर पे इंडियन रेस्टोरेंट में बड़ा इसको यूज़ किया जाता है। जैसे आप जहरीले होने की बात कर रहे हैं, ये बात कर रहे हैं कि बाजू का देख कर भी इसको आइडेंटिफाई किया जा सकता है, लेकिन ये जो हम कश्मीर साइड की बात करें जो कि इंडियन अंडर है, तो वहाँ पे जो लोग इसको ज़ेरे ज़मीन से निकालते हैं, इतनी मेहनत करते हैं, पूरे सुबह सुबह उठ के तैयार होते हैं, पूरी किट निकालते हैं, सारा सामान तैयार करके ज़ेरे ज़मीन खुदाई के लिए चले जाते हैं, तो ये मशरूम काइंड ऑफ जो है ना खाने में बहुत डिलीशियस लगता है। मुझे मशरूम्स तो वैसी बात पसंद है, ऊपर से पास्ते में डले हों, ओह माय गॉड, पूरा मैंने फैसिनेट कर दिया सुबह सुबह पास्ता और आपका ये मशरूम। लेकिन ये हेल्दी भी होते हैं, सुबह सुबह अगर आप नाश्ता का प्लान कर रहे हैं तो अपने अंडे में भी आप डाल सकते हैं ये मशरूम, जो कि आपका टेस्टफुल एग ऑमलेट बन जाएगा पाकिस्तानी। सो वी आर डन विद आवर डेली डोज फॉर टुडे। नहीं आपसे क्विक सी ब्रेक के बाद वापस आएंगे, देखते रहिए प्रोग्राम। वेलकम बैक। आज पूरी दुनिया में ओलंपिक्स का आलमी दिन मनाया जा रहा है, और अगर हम बात करें पाकिस्तान के हवाले से, एक तरफ तो हम देख रहे हैं कि मुआशी बहरान, फिर हम सियासी अदम इस्तेहकाम देख रहे हैं, तो नौजवान जो है सोहा बेपनाह टैलेंट है पाकिस्तान में अगर देखा जाए, लेकिन नौजवान कहीं ना कहीं मायूस भी हैं। दूसरी जानब हम ये देख रहे हैं कि हालात यानी सपोर्ट के लिए कोई नहीं है, जिसकी वजह से हम देख रहे हैं कि दीगर ममालिक जब ओलंपिक्स के दिन करीब आते हैं और ये गेम्स शुरू होती हैं तब तमाम तर ममालिक में हम देखते हैं कि बड़े ज़ोरों शोर से तैयारी होती हैं, बड़ी मेहनत होती है, और मुख्तलिफ इलाकों से, मुख्तलिफ शहरों से, मुख्तलिफ देही इलाकों से जो टैलेंट है उसको सामने लाया जाता है, उसको पॉलिश करके और फिर वो गेम में जाके, और हम देख रहे हैं कि आस पड़ोस में जिस तरह गोल्ड मेडल, सिल्वर और दीगर चीज़ें बड़ी ज़्यादा मकदार में आ रही है। लेकिन पाकिस्तान की मैं बात करूँ जुआ, तो यहाँ पे भी हम मात खा रहे हैं, और उसकी वजह ये है कि फोकस सिर्फ और सिर्फ सियासत पर है। अगर स्पोर्ट्स की बात की जाए तो उस पर बहुत कम हम देखते हैं, और नौजवान जब भी हमारे शो में आते हैं कहीं ना कहीं मायूसी का इजहार भी करते हैं। और आपको पता है, आप बात करें स्नूकर की, आप बात करें हॉकी की, आप बात करें फुटबॉल की, आप बात करें किसी भी XYZ ऐसे स्पोर्ट्स की जिस पर बच्चे आकर अपने बल पे, अपनी स्पॉन्सरशिप पे कामयाब होते हैं, और हम उन्हें कहते हैं कि मुबारक हो, आपने पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया, आप गोल्ड मेडल लेके आए, आप सिल्वर मेडल लेके आए। तो ये तमाम चीज़ें हम तो चेरिश करते हैं अपनी स्क्रीन के थ्रू, लेकिन अगर फेडरेशंस की बात की जाए ना हरमीत, तो खासतौर पर बात की जाए ऑर्गेनाइजेशंस की, उन कंसर्न महकमा जात की जो बेसिकली अपॉइंट किए गए हैं कि आपने ये अपॉर्चुनिटीज़ फंड्स की सूरत में या ट्रेनिंग सेशन की सूरत में या प्लेटफॉर्म की सूरत में इन बच्चों को देना, इनको पॉलिश करना है, उनका टैलेंट जो है वो पूरे दुनिया में रिप्रेजेंट कराना है, दिखाना है। तो ये हमारे इदारे भी
सियासत की नज़र हो जाती है। बिल्कुल। और ये जो है इसी की वजह से ये जो ओलंपिक्स है, ख़ासतौर पे आ चुके आलमी दिन मनाया जा रहा है ओलंपिक्स का पूरी दुनिया में, तो हमारी झोली में ये मेडल्स बहुत कम आते हैं। क्या क्या कहाँ हम लैक कर रहे हैं, डेफिशिएंसीज कहाँ कहाँ पर है, इस पर हम बात कर लेते हैं। हाफिज़ इमरान हमारे साथ मौजूद हैं, स्पोर्ट्स एनालिस्ट हैं, इनसे बेहतर इस हवाले से कोई एड्रेस नहीं कर सकता कि कहाँ कमियाँ इनको पूरा कर रहे हैं। तो हाफिज़ इमरान, आपको आज के प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस दिस मॉर्निंग एंड गुड मॉर्निंग फ्रॉम आवर साइड टू। सर, बताइएगा इस हवाले से कि अगर हम बात करें स्पेसिफिकली, वैसे तो आपसे हमने बहुत सारा तबसरा लिया क्रिकेट को लेके, बट इफ यू टॉकिंग अबाउट बीइंग अ स्पोर्ट्समैनशिप, हमारे टैलेंट की कोई कमी नहीं है। बच्चे अपने बल पे, वो बॉक्सिंग हो, वो आपका एथलीट हो, हम देखते हैं कि वो बहुत मेहनत करते हैं और ये वो सारे ऐसे स्कोप ऑफ लाइफ है जिन पर लिया जा सकता है गोल्ड मेडल, रिप्रेजेंट किया जा सकता है पाकिस्तान को। क्या आप कहाँ कमी देखते हैं हमारे सिस्टम में जिसकी वजह से हम ओलंपिक्स में अपने आप को रिप्रेजेंट नहीं कर पाए अभी तक अच्छे तरीके? हमारा सिस्टम है ही कोई नहीं, हमारा निज़ाम ही कोई नहीं है। कमी तो बहुत दूर की बात है, हमारे यहाँ कोई निज़ाम ही नहीं है। पाकिस्तान में ओलंपिक एसोसिएशन के नाम पर वो चंद लोग मुख्तलिफ एसोसिएशन तो चलाते हैं, लेकिन उनका कोई ऐसा कारनामा आपको नज़र नहीं आता है कि अगर कोई खिलाड़ी इनफरादी तौर पर कहीं कामयाबी हासिल करता है तो वो उसके साथ खड़े हो जाते हैं। अभी नेशनल गेम्स हुई हैं हमारे, उसमें आप देखें कि जो पाकिस्तान की वेट लिफ्टिंग फेडरेशन है उसने अपने गोल्ड मेडलिस्ट को नूर दस्तगीर भट्ट को उसमें शिरकत से रोक दिया। ठीक है, ये पाकिस्तान में कोई, जब आप निज़ाम की बात करते हैं, कोई निज़ाम नहीं है यहाँ पे, सिर्फ लूट मार का निज़ाम है, यहाँ सिर्फ अपनों को नवाजने का निज़ाम है, यहाँ पर सिर्फ अपने ओहदों से जाती फायदे और मफादात हासिल करने का निज़ाम है। अरशद नदीम की सारे बात करते हैं, किस फेडरेशन का उसमें किरदार है उसको सामने लाने में? क्या कहाँ पर कोई टैलेंट हंट हुआ, कहाँ पर कोई ऐसी चीजें हुई जिसकी वजह से वो कुछ सामने आ गया? अगर वो एथलेटिक्स फेडरेशन अरशद नदीम की बात करती है तो क्या सिर्फ एक जेवलिन थ्रो ही आती है उसमें? बाकी जगहों में लोगों के पास हमारे पास टैलेंट क्यों नहीं सामने आता, खिलाड़ी क्यों नहीं सामने आते हैं? तो ये सब तमाशे हैं, ढकोसले हैं। कोई निज़ाम नहीं है पाकिस्तान में, कोई परवाह नहीं है किसी को कि नौजवानों को किस तरह से खेल के मैदानों से जोड़े रखना है। किसी हुक्मरान का कोई लेना देना नहीं है इस मुल्क की यूथ के साथ। जी, आप बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं। अगर हम देखें, इसमें कोई शक नहीं है, जो बातें आपकी हैं और इन्हीं बातों की वजह से हम देखते हैं कि हमारे जो नौजवान, हाफिज भाई अगर आवाज आ रही है अब तक, तो हम देख रहे हैं कि मायूसी बढ़ रही है, टैलेंट बेपनाह है। जिनसे हम मिलते हैं, आप भी मिलते हैं, मैं भी जब ग्राउंड पे जाता हूँ, बहुत सारे ऐसे नौजवान जो कुछ करना चाह रहे हैं इस मुल्क के लिए, लेकिन फिर भी उन्हें मायूसी, क्योंकि जब वो जाते हैं तो सिफारशी कल्चर भी बहुत ज्यादा है। और दूसरी जानब अगर स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री की बात करें तो हमें वो कहीं भी एक्टिव नजर नहीं आती है। ये स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री आपको नजर आती है ना क्रिकेट बोर्ड के मामलात में, उसका सबसे बड़ा मकसद यही था कि सबसे पहले ज़का अशरफ चेयरमैन बन जाए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के। बिल्कुल। इस स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री से पूछें ये पिछले एक साल में इसने दीगर खेलों के लिए क्या किया है? पाकिस्तान की हॉकी टीम को अगर किसी चैंपियंस ट्रॉफी में, किसी भी इवेंट में, अभी जूनियर टीम ने जाना था खेलने के लिए, वो किस तरीके से गई है? बिल्कुल। पाकिस्तान की जो नेशनल गेम्स है उसमें स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री का क्या किरदार रहा है? पाकिस्तान में बैडमिंटन के लिए, स्विमिंग के लिए, फुटबॉल के लिए, एथलेटिक्स के लिए, पाकिस्तान में कबड्डी के लिए, रस्साकशी के लिए, पाकिस्तान में दीगर खेलों के लिए क्या किरदार है? अभी ये फुटबॉल को देख लें, पाकिस्तान की टीम 4-0 से हारी है। 2015 से लेकर आज तक जो तमाशा पाकिस्तान में फुटबॉल के नाम पर जारी है वो किसी ने देखा है? देखें, दुनिया में एक बात आप ये समझ लें कि जो आलमी ताकतें होती हैं वो खेलों के जरिए अपनी बालादस्ती और बर्तरी को साबित करती हैं। अगर किसी को यकीन नहीं आता, किसी में कोई थोड़ा सा भी दिमाग ऊपर वाले जगह पर यहाँ पर कुछ मौजूद है ना, तो वो देखे कि क्यों ओलंपिक्स में रूस, अमेरिका, बरतानिया और दीगर तमाम बड़े ममालिक के जो एथलीट्स हैं वो आमने सामने आते हैं और क्यों उनमें जंग रहती है कि उन्होंने नंबर 1 रहना है। वो दुनिया में नंबर 1 है, वो 4 साल तक तैयारी करते हैं, हम 4 साल लड़ाइयाँ करते हैं, वो 4 साल वसाइल खर्च करते हैं, हम 4 साल अपने पैसे अपनी ज़ात पर, अपने मनपसंद अफराद पर लगाने के साथ साथ उसको कौम का फायदा करने के लिए कोशिश करते हैं कि फंड हमने वापस भेज दिया। हाफिज इमरान साहब, एक तो गवर्नमेंट की अगर हम बात करें, जो गवर्नमेंट का के हवाले से अगर हम बात करें तो इसमें कोई शक नहीं है कि गफलत बहुत ज्यादा है, कोताहियां बहुत ज्यादा है। लेकिन अगर मैं पड़ोस की बात करता हूं, मैं हमेशा पड़ोस की इसलिए बात करता हूं कि हमसे बाद में वो आजाद हुआ, लेकिन वहां पर अगर हम देखें हर एथलीट पर एक तो सपोर्ट की बात की जाए, लेकिन हमने देखा है कि उसको मीडिया ने भी भरपूर तरीके से सपोर्ट किया है, फिल्म इंडस्ट्री ने भी सपोर्ट किया है, ड्रामा इंडस्ट्री ने भी सपोर्ट किया, और
यही वजह है कि मजबूर होकर जब इतनी ज्यादा पब्लिसिटी मिल जाती है तो फिर हुकूमत भी कहीं ना कहीं एक्टिव हमें नजर आती है। अगर हम यहां पे देखें, गोल्ड मेडल अगर कोई लाता है तो तब हम उसको टेलीविजन की स्क्रीन पर दिखाते हैं, लेकिन उसके बाद हम नहीं पूछते, ना उससे पहले ना उसके बाद। तो कहीं ना कहीं हमारी भी कहीं ना कहीं कोताहियां, हमारी चाहे वो ड्रामा या फिल्म इंडस्ट्री या हमारी जो मीडिया इंडस्ट्री है। सर जी, सबसे पहले हुकूमत की जिम्मेदारी है। हुकूमत पॉलिसी देती है तो बाकी तमाम इदारे उस पॉलिसी के ऊपर चलते हुए अपनी जिम्मेदारी अदा करते हैं। जब हुकूमत पॉलिसी देगी, खेल को अपनी तरजीहात में शामिल करेगी, खिलाड़ियों के ऊपर वसाइल खर्च करेगी, मीडिया भी उसमें आएगा, उसमें आपकी शोबिज इंडस्ट्री भी आ जाएगी, उसमें फिल्म टीवी सब के सब लोग आ जाएंगे, उसमें सब लोग आ जाएंगे। लेकिन उस वक्त तक जब तक हुकूमत पॉलिसी नहीं देगी, मैं किसी एक, आपने हमसाया मुल्क की बात की है, आप कितने प्रोजेक्ट उनके उठा के देख लें जिसमें उन्होंने खेल के जरिए अपने नौजवानों को, खेल जिसे सिर्फ खेल ही नहीं है, जब आप तालीमी इदारों में खेलों को रखते हैं तो आप न सिर्फ अपने नौजवान को तालीम और आला तालीम की तरफ लेकर जाते हैं, बल्कि उसको मुआशरे का एक बेहतरीन शहरी बनाने के लिए भी काम करते हैं। बिल्कुल, क्योंकि लाजिम नहीं है कि हर खिलाड़ी बैनुल अक़वामी सतह पर जाकर खेल के मुल्क का नाम रोशन करे। जब आप तालीम के ऊपर कोई तवज्जो नहीं है, तालीम और खेल का बड़ा गहरा जोड़ है, बड़ा गहरा जोड़ है। आप जिन मुल्कों के नाम लिए हैं ना, आप उनकी यूनिवर्सिटीज में, जामियात में जाकर देखें, कॉलेजेस में जाकर देखें, स्कूल्स में जाकर देखें किस तरीके से वहां पर खेलों को अहमियत दी जाती है। हमारे यहाँ तो खेलों को कहा जाता है गैर निसाबी सरगर्मियां, बनता है खुदा ये हम निसाबी सरगर्मियां हैं। ये अच्छा लाइफस्टाइल, अच्छी सेहत हर शहरी की जरूरत है, हर शहरी का हक है। ये जब तक हुकूमत उसको ये हक नहीं देगी कुछ नहीं होना। अच्छा हाफिज इमरान, मुझे एक बात बताइए ना, आपने बात का आगाज इस बात से किया है, आपने बात का आगाज इस बात से किया कि सिस्टम सिरे से मौजूद नहीं है। हम मान लेते हैं बिकॉज सिस्टम होता है, सिस्टम को चलाने वाले लोग होते हैं और वो लोग जो है वो कोई और काम ही कर रहे हैं, जो उनका फोकस पॉइंट है वही और है, प्रायोरिटीज ही और है। लेकिन इस हवाले से बताएगा कि अगर इस सारे सिनेरियो में हम प्राइवेटाइज करने की चीज़ों को बात कर दें, बिकॉज बहुत सारे ऐसे इदारे हैं जो प्राइवेटली काम कर रहे हैं और गवर्नमेंट प्राइवेट पार्टनरशिप जो ये वाला जो फॉर्मूला है पूरी दुनिया में बड़ा काम कर रहा है। अगर हमारे कंसर्न डिपार्टमेंट्स ये कहते हैं कि फंड्स नहीं है, हुकूमत माशी बदहाली का शिकार है, फ्ला 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 एंड ऑल दैट, तो क्या हम ये प्राइवेटाइजेशन की तरफ जाकर ओलंपिक्स में, या वो लोग जो वाकई जो स्पोर्ट्स को सपोर्ट करते हैं, जो इन एथलीट्स को सपोर्ट करते हैं, जो इनको वाकई देखना चाहते हैं, हम इसको प्राइवेटाइज करने की तरफ क्यों नहीं जाते? ये पार्टनरशिप किस तरह से बिल्ड की जा सकती है? भाई हुकूमत के पास पैसे क्यों नहीं है? सेनेट चेयरमैन का मराद का बिल पास हुआ है ना 2 दिन पहले। सर नहीं कहते हैं ना, नहीं है, कहते हैं सेनेट चेयरमैन के पास उसको देने के लिए पैसे हैं। और जिन लोगों ने ये आपके नेशनल फ्लैग कैरियर है, ये आपका झंडा उठाते हैं मुल्क में। ये एहसन रमजान ने अभी 2 दिन पहले वर्ल्ड जो एशियन 21 अंडर 21 स्नूकर चैंपियनशिप जीती है, उससे पहले वो वर्ल्ड एमेच्योर स्नूकर चैंपियन बना है। तो वो सोता कहाँ पे है? और उससे ज्यादा अच्छी लाइफस्टाइल तो सेनेट चेयरमैन के ड्राइवर की होगी। कौन उसको दुनिया में जानता है? एहसन रमजान को दुनिया में जानता है। यहां तक ये पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की बात है ना, देखें, जब तक हुकूमत तरजीह नहीं देगी कोई पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप नहीं बनेगी। आपको लार्जर स्केल के ऊपर हुकूमत ने अपनी जिम्मेदारी अदा करनी है या नहीं करनी है। चलें आप इसको पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के ऊपर चले जाएं। इमरान खान साहब ने तो इदारों के जो मुलाजमतें थी, खेल वहां पे खत्म कर दिए। वो भी एक तरह से पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप थी ना, कि जब आपको वाटा मुलाजमत देता है, आपकी देखभाल करता है और आप जाकर मुल्क का नाम रोशन करते हैं। जब आपको SNGPL, SSGPL, स्टेट बैंक, आपको NBP, आपको UBL, आपको अलाइड बैंक और आपको पाकिस्तान रेलवे, पाकिस्तान आर्मी, पाकिस्तान आपको एयरफोर्स, पाकिस्तान पंजाब पुलिस, KP पुलिस आपको मुलाजमतें देती है, तो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप है ना। बिल्कुल, इसको निज़ाम को बेहतर बनाने की जरूरत है। बदकिस्मती से 50s, 60s, 70s पाकिस्तान के कयाम के फौरी बाद पाकिस्तान में खेलों ने तरक्की की, क्योंकि उस वक्त एक निज़ाम मौजूद था। लोगों को अच्छा नहीं लगेगा ये बात सुनते हुए, लेकिन उस वक्त एक निज़ाम मौजूद था। हमने खुद अपने हाथों से उस निज़ाम का बेड़ा गर्क किया है। हमने नालायक लोगों को, नाअहल लोगों को, यस सर कहने वाले, सर झुकाकर चलने वाले, हाँ में हाँ मिलाने वालों को चुन चुन के उन जगहों पर लगाया है जहां पर वो कोई ढंग का तरक्की का काम ना कर सकें, तामीर का काम ना कर सकें। आज जब हम वर्ल्ड ओलंपिक्स डे मना रहे हैं ना, ये पाकिस्तान में जितने भी लोग मनाएं और जो लोग ओलंपिक गेमों से जुड़े हुए हैं, खेलों से जुड़े हुए हैं, जाके उनको पूछें कि आप कभी शीशे में सामने खड़े होकर देखें कि आपने इस मुल्क के लिए क्या किया है। ये सब के सब जो वसाइल है ओलंपिक्स की तरफ से आते हैं। अगर आप बाहर निकलें, आप जाएं, इन लोगों को पकड़ें, उनके साथ जुड़े लोगों को पकड़ें, आपकी अकल दंग रह जाएगी,
आपकी आंखों में आंसू होंगे और आपका दिल करेगा कि दोबारा ओलंपिक डे पर हम नाम ही न लाएं इस खेल का, जो पाकिस्तान में इस खेलों के साथ हुआ और उनका जिस तरीके से पाकिस्तान का सत्यानाश और बेड़ागर। ये कौमी मुजरम है, बिल्कुल। ये तमाम के तमाम लोग वो। अच्छा हाफिज इमरान, ये बताएं कि आपने एक और चीज़ को एड्रेस किया और वो ऑब्जेक्ट जो है उस पर बात करना बहुत ज़्यादा इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि वो ग्राउंड रियलिटी है। वो स्टार्टेड फ्रॉम दिस ना, स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटीज, जहाँ से आपने एक पॉइंट बहुत ज़बरदस्त था कि गैर निसाबी सरगर्मियाँ हम इसे कहते हैं, इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ द कोर्स, निसाब का तो वो हिस्सा ही नहीं है। अच्छा, यूनिवर्सिटी कॉलेजेस में एक कोटा सिस्टम होता है और ज़्यादातर जो बच्चे होते हैं वो उस कोटे पर, मतलब मेरी यूनिवर्सिटी में मेरी क्लास में 5 बच्चे 100% स्कॉलरशिप में थे जो कि फुटबॉल खेलते थे एंड दे आर एक्सपर्ट, दे आर समथिंग टू रिप्रेजेंट पाकिस्तान इन ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो वहां से जो आप समझते हैं ग्राउंड को मजबूत किया जा सकता है, वहां पे कितना काम करने की जरूरत है? इन प्लेटफॉर्म को कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं हम अपने आप को रिप्रेजेंट करने के लिए ओलंपिक्स में? देखिए, सबसे पहली बात यह है कि जब आप तालीम की बात करते हैं तो ये आपके हर स्कूल में इसको सबसे पहले हुकूमत ये कानून साजी करे कि हम निसाबी सरगर्मियाँ होंगी और स्पोर्ट्स आपको पढ़ाई जाएगी, समझाई जाएगी, लिखाई जाएगी। और ये सिर्फ यूनिवर्सिटी के लेवल पर नहीं होनी चाहिए, ये आपके बिल्कुल जिस दिन आप पहले दिन स्कूल में जाएं वहीं से होनी चाहिए। क्वालिफाइड कोचेस वहाँ पर होने चाहिए और आपके ये जो 2-2, 4-4 कमरों में स्कूल आपके खुले हुए हैं ना, जहाँ पर 8 लोग ना रह सकें, 10 लोग ना आज़ादी से रह सकें, वहाँ पे आपने स्कूल बनाए हुए हैं। इनको बंद होना चाहिए। स्कूलों का एक मखसूस रकबा होना चाहिए कि अगर आपके पास उतना रकबा नहीं है तो आप स्कूल की इमारत ही नहीं तामीर कर सकते हैं। डेडिकेट और अगर आप माजी में देखते हैं ना, तो जो हमारे सरकारी स्कूल होते थे, बिलखुसूस थोड़ा देही इलाकों की तरफ चले जाएं या शहरों में भी, तो बहुत बड़े बड़े प्ले ग्राउंड होते थे उनके पास। ऐसे ही है। उस निजाम को बहाल करने की और उसकी मॉनिटरिंग की और उस जगह पर जो लोग हैं, तालीम और जो खेल की वजारत है, इसका बहुत करीबी हाफिज इमरान, अगर हम देखें अपने स्कूल के दौर को, अगर हम याद करें, मुझे याद है कि जहाँ पे मेरा स्कूल था एक बहुत बड़ा ग्राउंड, लेकिन उसमें हम देखते कि एक स्पोर्ट्स टीचर हुआ करते थे और बड़े फिट किस्म के और बहुत सारी चीज़ों के हवाले से, खासकर स्पोर्ट्स पर उनका काफ़ी वो मुख्तलिफ चीज़ों के हवाले से काफ़ी एक्सपर्ट होते थे। लेकिन आजकल वो चीज़ हमें बड़ी कम दिखाई देती है। हम देखते कि मुख्तलिफ मुकाबले हुआ करते थे, आज सिर्फ क्रिकेट पर ही मामला ठहर गया है। इसको आप कैसे देखते हैं कि जी हुकूमत क्रिकेट इसलिए चल रही है क्योंकि क्रिकेट को हुकूमत फंड नहीं करती। हुकूमत पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की माली मुआवनत या मदद नहीं करती है। हुकूमत पाकिस्तान क्रिकेट से पैसे लेती है। दीगर जितनी भी खेलें हैं वो सब की सब हुकूमत की मरहूने मिन्नत हैं। हुकूमत उनको पैसे देती है तो वो चलती हैं। क्रिकेट में लोगों को अपना मुआशी मुस्तकबिल नजर आता है। बिल्कुल। जहां आपको अपना मुआशी मुस्तकबिल नजर आएगा ना, आसाइश आसूदगी नजर आएगी, आप लोगों को नहीं भी रोकेंगे भी, लोग उस तरफ जाने की कोशिश करेंगे। इसी तरीके से जब हॉकी प्लेयर इस मुल्क का इलीट समझा जाता था तो लोग हॉकी प्लेयर बनना चाहते थे। आज क्यों असामुल हक नहीं बनना चाहते हैं? वसाइल नहीं है, सामने नजर कुछ नहीं आता है। आज क्यों नू दस्तगीर बट नहीं बनना चाहेंगे? क्योंकि आपको अपनी नेशनल फेडरेशन नेशनल गेम में खेलने से रोक देगी। आज आप क्यों रेसलर नहीं बनना चाहेंगे? आज आप क्यों अब्दुल खालिक जो है वो नहीं बनना चाहेंगे? पाकिस्तान के पास सब लोगों की सब चीजें मौजूद हैं, सिर्फ इन लोगों में नीयत नहीं है, इनमें दिमाग नहीं है, इनमें काम करने की जो मुल्क की खिदमत करने की अहलियत है वो नहीं है। ये सिर्फ अपनी जेब में भरना चाहते हैं। जब तक आप हुकूमत इसको तरजीहात में शामिल नहीं करेगी, इसके ऊपर नेक नीयती के साथ काम नहीं किया जाएगा, आप अपने मुल्क के नौजवानों को, ये क्रिकेट को हर वक्त बुरा भला लोग कहते रहते हैं, वो हमारा खा गए, वो सारा ले गए। ओ भाई, उनको बाहर से पैसे मिलते हैं, वो अपने फंड्स जनरेट करते हैं, वो अपने खिलाड़ियों को की लाइफस्टाइल को बेहतर करते हैं। एक हॉकी प्लेयर एक छोटी 600 सीसी गाड़ी में घूम रहा होता है, उसी तरफ दूसरी तरफ आप एक क्रिकेटर को देखते हैं तो वो आपको 2 करोड़ की गाड़ी में घूमता हुआ नजर आता है। तो नौजवान 2 करोड़ वाली गाड़ी लेना चाहेगा या बगैर एसी के इस गर्मी में जो है वो 600 की 650 800 की गाड़ी खरीदना चाहेगा? तो जब तक आपके पास ये मुआशी प्लान नहीं होगा खिलाड़ियों के मुआशी मुस्तकबिल को महफूज बनाने के लिए, उन्हें मुआशी तफक्करात से आज़ाद कराने के लिए, उस वक्त तक कोई खेल तरक्की नहीं करेगा। और ये उसी सूरत में मुमकिन है जब हुकूमत ये इस चीज़ का तयन करे और इस चीज़ को यकीनी बनाए कि खिलाड़ियों को मुलाजमतें मिलेंगी, उनको तालीम मिलेगी, और अगर वो कहीं इंटरनेशनल लेवल पर नहीं भी जाते हैं तो वो अपने अपने मुल्कों में मुख्तलिफ शोबों में मुल्क की खिदमत कर सकते हैं। बिल्कुल ठीक है हाफिज इमरान, थैंक यू सो मच। बड़ी रियलिस्टिक अप्रोच के साथ आपने जो सारी है ना वो हमें भी समझ आई है, व्यूवर्स को भी समझ आई है, और वो तमाम महकमाजात वो तो ये काम करते हैं, उनको तो खुद पता होगा कि यस हम जो कहा जा रहा है वो हम कर रहे हैं।
तो खुदारा कुछ एहसास करें, थोड़ा ख्याल करें। इस मुल्क के जो नौजवान हैं वो बड़ा कीमती एहसास है इस मुल्क का, और वही कामयाबी की वजह उस बन टैलेंट सकते को हैं। बचाएं, उसको बचाएं, कोशिश करें। इसी नोट के साथ आपसे लेंगे इजाज़त, इंशाल्लाह आपसे मुलाकात करेंगे अब मंडे को। वीकेंड पे शॉपिंग करें, ईद के लिए एंजॉयमेंट करें, और फिर बहुत सारी खुशियाँ जो भी आप सेलिब्रेट कर सकते हैं अपने लिए भी और दूसरों के लिए भी, वो ज़रूर करें। इंशाल्लाह मुलाकात करेंगे मंडे को। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।